Hello everyone. Let us complete this chapter money and banking. ठीक है, फटाफट फटाफट इन शॉर्ट. सो मनी के फंक्शंस क्या है? पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, कुछ भी हमें कोई भी गुड या सर्विस इफ यू वांट टू परचेज, देन मनी विल एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो वी विल गेट गुड्स और सर्विसेज बाय एक्सचेंजिंग द मनी. ठीक है, सो फर्स्ट वो है. देन वी इट इज़ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब कि एक स्टैंडर्ड मेजर है. ठीक है, सो बाय यूजिंग मनी वी हैव सेट प्राइसेस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, प्राइसेस एंड वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो एक कन्वीनियंट यूनिट भी है. ठीक है, देन वी हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी. ठीक है, इसीलिए तो मनी को लाया गया है, उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है. ठीक है, हर कंट्री का अपना एक नेशनल करेंसी होता है. ठीक है, देन स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब कि एन एसेट दैट रिटेन्स इट्स वर्थ ओवर टाइम इनेबलिंग फ्यूचर वेल्थ रिट्रीवल विदाउट सिग्निफिकेंट डेप्रिसिएशन. या सो ऑब्वियसली आज 2026 में 5 लाख इतना 500 का नोट अगर मैं रख रही हूँ अपने पास. ठीक है, सो अगर मैं उसे 2030 तक संभाल के रख दूँ, सो ऐसा नहीं है ना कि ये 500 की करेंसी का जो नोट है वो पेरिश हो जाएगा या फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. ठीक है, सो 500 की नोट का उतना ही महत्व रहेगा जितना 2026 में है आज. ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग कि परचेसिंग पावर बदल जाएगा, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मनी की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी एक्ट करेगा. देन इट इज़ डायनेमिक इन नेचर. ठीक है, सो अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है मनी के टर्म्स में, ठीक है, जैसे अनियन का प्राइस अगर बढ़ गया, सो परचेसिंग पावर हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा. परचेसिंग पावर का मतलब परचेसिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा. परचेसिंग पावर इज सिंपली कि जैसे आज नहीं 2015 में अगर इफ़ आई वॉज एबल टू बाय 10 पैकेट्स ऑफ मैगी, ठीक है, अगर मैं 10 पैकेट 100 रुपये में ख़रीद सकती थी. ठीक है, लेकिन आज 2026 में मैं 10 पैकेट नहीं ख़रीद पाऊँगी, मैं 8 पैकेट या 7 पैकेट्स ही ख़रीद पाऊँगी. क्यों? बिकॉज मैगी का भाव बढ़ गया है. ठीक है, सो द थिंग इज़ कि जब भी कोई कमोडिटी का देखो, जब भी कोई कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो हमारा परचेसिंग पावर डिक्रीज होगा. मतलब पहले हम जितना ख़रीद सकते थे, अब उसके बाद हम उतना नहीं ख़रीद पाएंगे, उससे थोड़ा कम ख़रीद पाएंगे. सो परचेसिंग पावर इट विल डिक्रीज. ठीक है, देन वी हैव कैशलेस नेचर. ठीक है, जैसे कि अकाउंट्स में जैसे जनधन अकाउंट्स हो गया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS. ठीक है, देन वी हैव ई वॉलेट. सो ये क्या है? कैशलेस नेचर वाला है. सो ये फंक्शंस ऑफ मनी. ठीक है, सो पहले के ज़माने में बाटर सिस्टम चलता था, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माई अर्लियर वीडियो, सो यू कैन विजिट दैट. ओके, सो नाउ व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी? मनी के कौन से मॉडर्न फॉर्म्स है? सो द फर्स्ट इज़ द करेंसी, सेकेंड इज़ चेक, third is cryptocurrency, then we have Bitcoin, then e-rupee versus e-rupai. ठीक है, then digital payment, sorry, so digital payment, NFTs. ठीक है, CBDCs. okay, and so अभी ये मॉडर्न मनी है ये सब. ठीक है, सो लेट अस लुक वन बाय वन क्विकली. सो करेंसी क्या है? करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स दोनों आ जाता है. ठीक है, एंड हमें अगर सपोज इफ़ आई एम सेलर एंड इफ़ आई एम सेलिंग पैकेट्स ऑफ मैगी, सो मुझे अगर कोई 100 रुपीज़ की नोट देगा, ठीक है, सो वाई एम आई एक्सेप्टिंग दैट नोट एंड गिविंग दैट वैल्यू ऑफ गुड्स टू दैट पर्सन? वाई? बिकॉज ये जो करेंसी है वो फिएट मनी है और लीगल टेंडर भी है. सो नाउ व्हाट इज़ फिएट मनी? फिएट मनी का मतलब ये होता है, फिएट मनी सिंपली क्या होता है कि इट इज़ बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. ठीक है,
कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा वो बैक्ड होगा, इसलिए वो फिएट मनी कहा जाएगा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की गारंटी होगी। ओके, देन वी हैव लीगल टेंडर, दैट इज सिंपली दैट नो वन कैन रिफ्यूज। देखो यहाँ पे है फिएट मनी, करेंसी नोट्स आर फिएट मनी बिकॉज सी दे डू नॉट हैव, उनका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है ऑब्वियसली। जो हमारे पास जो 100 रुपीज़ की नोट है, ठीक है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? इंट्रिंसिक वो पेपर है, एक वन टाइप ऑफ पेपर ही है ना वो, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ का तो नहीं ही होगा ना। लेकिन वो 100 रुपीज़ के लिए हम कैसे एक्सचेंज कर पा रहे हैं? बिकॉज वो लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि कोई भी सिटीज़न ऑफ कंट्री उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ की नोट पे आपने देखा होगा आरबीआई के जो गवर्नर है उनका सिग्नेचर होता है, ठीक है। सो क्या बोलता है, मैं ये धारक को वचन देता हूँ, ऐसा करके एक लिखा होता है, आप पढ़ना, ठीक है। सो मतलब आरबीआई के गवर्नर जो वो बोलता है कि 100 रुपीज़ की नोट है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि उतने रुपीज़ का जो वैल्यू ऑफ गुड्स होगा वो आप खरीद पाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ दी करेंसी का फिएट मनी और लीगल टेंडर। ओके, सो नाउ वी हैव इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। सो कॉइनेज एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया है कि जो गवर्नमेंट होता है वो 1000 डोमिनेशंस तक ही कॉइन्स इशू कर सकता है, ठीक है। मतलब कॉइन्स अगर इशू करना हो सो 1000 तक ही वो इशू कर सकते हैं डिनोमिनेशंस। जैसे करेंसी हमारे पास जो पेपर नोट था तो उसके हमारे पास 2000 की नोट भी थी, लेकिन अगर कॉइन इशू करना हो सो ओनली अप टू 1000 के डिनोमिनेशन तक ही गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, ठीक है। सो नाउ हमारे पास कितने कॉइन सर्कुलेशन में है? सो 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपी, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन, 10 रुपी कॉइन एंड 20 रुपी कॉइन। ऑल्दो हायर डिनोमिनेशंस भी होते हैं 100,000, लेकिन वो स्पेशल ओकेशंस पे कमेमोरेटिव कॉइन्स की तरह इशू करते हैं गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा 100 रुपी या 1000 रुपी का कॉइन। किसी कोई लेजेंडरी आर्टिस्ट के लिए इशू कर सकते हैं, या फिर कोई भी गुड या उसके लिए, ठीक है, कमेमोरेटिव होता है वो, ठीक है, स्पेशल ओकेशंस पे। सो 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स, मतलब कि 6 टाइप के कॉइन सर्कुलेशन में है। नाउ वी हैव सो कॉइन्स और करेंसी कौन इशू करता है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ ₹1। ₹1 का नोट है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो अ कॉइन ऑफ ₹1। सो ₹1 का जो भी नोट या कॉइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेंगे, भारत सरकार, ठीक है। उन पे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा, ओके। बट अदर देन दैट बाकी जो भी करेंसी है वो कौन इशू करेगा? वो आरबीआई इशू करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट ₹1 नोट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई विल इशू ऑल दी करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट, ठीक है, ओके। अब भी सिग्नोरेज क्या है? सो सिग्नोरेज का मतलब ये है, आरबीआई है, ठीक है, उन्होंने 100 रुपीज़ की नोट प्रिंट किया और उसको सर्कुलेशन के लिए दिया, ठीक है, कि यू कैन यूज़ इट। सो 100 रुपी कॉइन, अरे सॉरी कॉइन क्या, ये जो करेंसी नोट है उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा होगा? सपोज़ चलो 5 रुपये लग गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो ये जो है बनाने में और डिस्ट्रीब्यूशन में उनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, सो दैट वुड अकाउंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ द आरबीआई। देखो सिग्नरेज का मतलब ये है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ करेंसी मनी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। ओके सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें रूल नहीं है, सिंपली ये है कि 100 रुपीज़ का नोट है, ठीक है, उसको बनाने में सपोज 5 रुपये लगे, लेकिन है वो 100 रुपीज़ का नोट। क्यों? क्योंकि इस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर है, इट इज़ अ प्रॉमिसरी, वहाँ पे प्रॉमिस किया हुआ है उन्होंने, ठीक है।
और लेकिन उसको बनाने में सिर्फ 5 रुपीज़ ही खर्च हुए। सो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हम सिग्नो रिच बोलेंगे, एंड दैट इज़ दी प्रॉफिट, ठीक है, जो कि RBI को मिलेगा, एंड देन इट वुड बी गिविंग बैक टू द गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये प्रिंटिंग, करेंसी प्रिंट करने पे भी उन्हें प्रॉफिट आना होता है। सो इससे सिग्नो रिच बोलते हैं, सिंपल। Okay, so unlike other notes, the rupee 1 note is technically a coin in paper form. It is issued by, I told you, Ministry of Finance, and it is signed by Finance Secretary and falls under the Coinage Act and not under the RBI Act. ठीक है, याद रखना है. Now we have another modern form of money, which is check. ठीक है, चेक है वो लीगल टेंडर नहीं है. क्यों? लीगल टेंडर का मतलब क्या था कि कोई भी उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी ट्रांजैक्शन में, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 रुपये के लिए 10 रुपये का मैगी का पैकेट लेने जा रही हूँ, सो अगर मैं सेलर को मैं अगर चेक दूंगी 10 रुपये का, सो ही और शी इज़ दे कैन रिफ्यूज़ दैट चेक. वो बोलेंगे कि नहीं आप ऑनलाइन करो या कैश में दो, जो भी है, लेकिन हम चेक एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो अगर वो लीगल टेंडर होता चेक तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता, 10 रुपये का चेक भी उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता. लेकिन इट इज़ नॉट चेक इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, सो दे आर नॉट बाइंड टू एक्सेप्ट चेक इन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है. दे कैन रिफ्यूज़ बेसिकली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक तो लीगल टेंडर नहीं है. सो बस यही याद रखना है. फिर है ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम. इट इज़ एन ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम अंडरटेकन बाय RBI फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक, ठीक है. फास्टर क्लियरेंस ऑफ चेक के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है, CTS, ठीक है. इट एलिमिनेट्स द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फिजिकल चेक. अच्छा, ओके. सो ऐसा हो कि फिजिकल चेक के कॉस्ट ऑफ मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए RBI ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें क्या होगा कि ऑनलाइन होगा और हम चेक का इमेज डालेंगे, सो वो चेक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है. वरना पहले ऐसा नहीं होता होगा. सो यही है, ठीक है. ओके. RBI ने NPCI को बोला है ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये CTS. NPCI will act as a check processing center and will process electronic checks and images received from member banks. RBI will manage the clearing house, carry out settlement of clearing transactions that NPCI process and look into all policy related matters. हाँ, ठीक है, RBI के अंडर होगा ये सब, ठीक है. और who will work on behalf of RBI for this check and all system? NPCI. ये आगे पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है. UPI वगैरह NPCI ने बनाया है, ठीक है. सो क्रिप्टो करेंसी ये भी एक मनी है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. क्या है? डिजिटल और वर्चुअल फॉर्म ऑफ करेंसी. एक तो ये डिजिटल और वर्चुअल फॉर्म है, ये फिज़िकल फॉर्म नहीं है, फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है. डिजिटल और वर्चुअल फॉर्म में है. दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योरिटी एंड ऑपरेट्स ऑन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, ठीक है. क्रिप्टोग्राफी वो यूज़ करते हैं सिक्योरिटी के लिए और एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे ऑपरेट होता है. मतलब कि ऐसा नेटवर्क जिसका कोई सेंटर फिक्स नहीं है, डिसेंट्रलाइज है. सो सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा इनके हिसाब से, ठीक है. एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही होता है, ब्लॉक्स वगैरह से कनेक्ट करके. सो ब्लॉकचेन का क्लास नहीं है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट. वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अब याद रख सकते हैं, ठीक है. सो ये डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है. और सो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए? बिटकॉइन सबसे पहले, तो फिर लाइट कॉइन, मोनेरो, डोज कॉइन, बिटकॉइन कैश, ये सब इसके टाइप्स है, ठीक है, एग्जाम्पल्स है. अभी ये याद रख सकते हो, दिनेश शर्मा कमिटी recommended a total ban on cryptocurrencies. India has not classified cryptocurrencies as illegal, but they are not recognized as legal tender. So ये जो कमिटी थी उन्होंने बोला था कि आप क्रिप्टो करेंसी पे एक टोटल बैन लगाओ, ठीक है. और वैसे भी इंडिया का अगर बोले तो बहुत सारे नेशंस ऐसे काफ़ी है, शायद से आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट नेशन, लेकिन उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एक लीगल टेंडर माना है, ठीक है. मतलब कि दे आर एक्सेप्टिंग इट, बट हमारे इंडिया में इसको क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना है, ठीक है. मतलब हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए कि वी आर
वी विल बी हैविंग द चॉइस कि हमें क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उस पर ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं करना है, ठीक है. वी आर नॉट बाइंड के करना ही करना है. सो इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, बस इतना याद रख लो, काफ़ी है. देन वी हैव 1 सेकेंड. ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी इज अलाउड. ट्रेडिंग इन्वेस्ट आप कर सकते हो, आपको करना है तो, बट दे आर नॉट ऑथोराइज्ड फॉर यूज एज करेंसी, ठीक है. दिस लीगल एम्बिग्विटी क्रिएट्स चैलेंजेस फॉर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड इवन एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है. द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स अ 30% टैक्स ऑन गेन्स एंड अ 1% टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स ऑन क्रिप्टो करेंसी. तो ये इतना सारा टैक्स इसीलिए रखा है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट चाहता होगा कि आप ना करो यूज़, लेकिन वो ऐसे तो नहीं कह सकते ना. सो इसलिए शायद से मे बी उन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स गेन्स, अगर क्रिप्टो करेंसी पे आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, ठीक है, सो यू विल हैव टू पे द 30% टैक्स ऑन दैट गेन एंड 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे. अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सोर्स से 1% TDS कटेगा क्रिप्टो करेंसी पे, ठीक है. इंडिया में ये एक फ्रेमवर्क चलता है, ये टैक्सेशन फ्रेमवर्क में ये सब इंक्लूडेड है, आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है. सो क्रिप्टो टैक्स्ड लाइक अ सिन, देखो बताया ना मैंने. So the Finance Act 2022 brought crypto and NFTs under the law by calling them virtual digital assets. लॉ बोलते हैं, लॉ के अंडर आके बोलते हैं कि दे आर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मतलब एसेट्स है हमारे लिए, वो एसेट मानते हैं. प्रॉफिट्स फेस अ फ्लैट 30% टैक्स, एवरी ट्रांसफर लीव्स अ 1% TDS ट्रेल एंड लूजेस लॉसेस गेट नो रिलीफ, ठीक है. मार्किंग VDA मतलब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इज अ लीगल बट फॉर्मली ट्रीटेड एज हाई रिस्क बेट्स रादर देन रेगुलर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. ये है, देख लेना. नाउ बिटकॉइन पे क्वेश्चन आया हुआ है, सो वी विल रीड इट. बिटकॉइन क्या है? इज़ नॉट टाइड टू अ बैंक और गवर्नमेंट एंड अलाउज यूजर्स टू स्पेंड मनी एनोनिमसली, ठीक है. बिटकॉइन में ऐसा होता है कि उसमें ऐसा कुछ ऐसा क्रिएट करना वगैरह होता है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ऐसे अलग अलग लोग बनाते हैं अपना कॉइन वर्चुअली, ठीक है. सो उसमें अगर आप चाहो तो अपना आइडेंटिटी एनोनिमस भी रख सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा अपने बिटकॉइन पे, ठीक है, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक. एनीवन विथ अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनीवन एल्स विथ अ बिटकॉइन, मतलब कि बिटकॉइन एड्रेस से ही आप सेंड और रिसीव कर सकते हो. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करो. Now we have online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. हाँ वही है ना, बिटकॉइन का तो वही इशू है, आप एनोनिमसली भी कर सकते हो. सो यही बोला है, ऑनलाइन पेमेंट्स में आप सामने कौन है उसकी आइडेंटिटी जाने बगैर भी आप सेंड और रिसीव कर सकते हो. दैट्स इट. देन वी हैव ई-रूपी वर्सेस ई-रूपाई, ठीक है. सो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है. उससे पहले NFT देखते हैं, ठीक है. NFT क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. सो NFT serves as a distinct cryptographic asset designed to establish and verify ownership of digital assets. NFT may also be used in storing physical assets, ठीक है. ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऑफ हाउस, पोर्ट, फिजिकल पेंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है. सब मतलब ये एक टोकन है, लेकिन ये नॉन फंजिबल टोकन है, मतलब आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, फंजिबिलिटी नहीं है उसमें, नॉन फंजिबल है, ठीक है. सो आप अपना फिजिकल एसेट को भी एक टोकन की तरह से सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. टोकन मतलब कि फिजिकल एसेट आपका जैसे कोई हाउस है, उसका जो डॉक्यूमेंट है उसको आप एज अ टोकन यूज़ कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो उसको, ठीक है. बोट हो गया ओनरशिप, अपना फिजिकल पेंटिंग हो गया, सो उसको भी आप NFT की तरह स्टोर कर सकते हो. NFT cannot be subdivided. Their individual subunits cannot be exchanged with one another because their values are different based on bias preference. Hence, NFTs are non-fungible. ठीक है, चेंज नहीं हो सकता, सब डिवाइड नहीं हो सकता. ये अभी ये फंजिबिलिटी का समझाया है, देखो. फंजिबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ एन एसेट दैट मेक इट इंटरचेंजेबल विथ अनदर ऑफ द सेम टाइप एंड वैल्यू. जैसे कि 100 रुपये का जो नोट है, मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है, मेरी फ्रेंड के पास एक 100 रुपये का नोट है. सो ये सेम टाइप का है, ठीक है, उस पर सेम वैल्यू है
और मैं उससे ले लूँगी और मैं अपना नोट उसे दे दूँगी तो उसे कोई नुकसान वगैरह नहीं होगा क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है। लेकिन NFT नॉन फंजिबल है, मतलब वो इंटरचेंजेबल नहीं है, ठीक है। वैल्यूज़ बोला ना, वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकता है बायर के प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। सो उसे एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, दैट इज़ दी फंक्शन, नॉन फंजिबल नाम में ही है, ठीक है। सो जैसे बताया कि ₹10 एक फंजिबल है क्योंकि उसको दूसरे रुपये के नोट से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, ना ही नुकसान होगा, ठीक है। एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यू में। लेकिन सिमिलरली गोल्ड हो गया, ऑयल होगा, ये भी फंजिबल है, ठीक है, एज दे आर कंसिस्टेंट इन क्वालिटी एंड कैन बी ट्रेस्ड यूनिवर्सली। लेकिन कुछ यूनिक आइटम्स जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, कलेक्टिबल्स हो गया, डिजिटल एसेट्स लाइक NFTs, ये नॉन फंजिबल है, मतलब कि वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। वो 1-to-1 इंटरचेंजेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं, वो नहीं हो सकता है एक्सचेंज, इंटरचेंजेबल नहीं है, बस इतना याद रखना है। देन वी हैव सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये क्या है? ये एक करेंसी ही है लेकिन ये डिजिटल है, सेंट्रल बैंक ने ऐसे इशूअर है इसके, ओके। ये इसको और क्रिप्टो करेंसी को कंफ्यूज मत करना, ये दोनों अलग है। क्रिप्टो करेंसी का तो कोई एनोनिमस है, किसने इशू किया है, ना ही वो बैक्ड है, पता ही नहीं है। लेकिन CBDC तो जो भी कंट्री का जो भी सेंट्रल बैंक होगा वही इशू करेंगे, ठीक है। सो अ डिजिटल फॉर्म ऑफ कंट्रीज ऑफिशियल करेंसी इशूड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स सेंट्रल बैंक, जैसे बताया, एसेंशियली लाइक कैश बट इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। कैश ही है लेकिन वो डिजिटल फॉर्म में है, सिंपल, ठीक है। नाउ वी हैव ई-रूपी एंड ई-रूपाई। सो ई-रूपी क्या है? CBDC है, मतलब कि हमारे RBI ने, ये एक करेंसी है, ये एक्सेप्टेबल है लेकिन वो डिजिटल फॉर्मेट में, सिंपल। हमारे पास 100 रुपीज़ का नोट है, जैसे वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो RBI के द्वारा इशू किया गया है, ठीक है, उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, करना होगा। सो वैसे ही डिजिटल ये भी करेंसी है लेकिन बस फ़र्क इतना, ये डिजिटल है। अभी फीचर्स देखते हैं। RBI ने इशू किया ई-रूपी को, ठीक है। यूजर्स विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट विद ई-रूपी थ्रू ए डिजिटल वॉलेट ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स स्टोर्ड ऑन मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, ठीक है। जैसे आपके पास वॉलेट होता है वैसे ही डिजिटल वॉलेट, ठीक है। पहले तो पेटीएम में वॉलेट फिल करना पड़ता था ना, सो ये एक डिजिटल वॉलेट में ये ट्रांजैक्ट होगा, उसके थ्रू होगा। और कौन कौन ऑफर करेगा? जो भी बैंक्स जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उसमें। देन वी हैव ट्रांजेक्शन्स कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, पर्सन टू मर्चेंट भी हो सकता है। पेमेंट्स टू मर्चेंट्स कैन बी मेड यूजिंग QR कोड डिस्प्लेड एट मर्चेंट लोकेशन, QR कोड को स्कैन करने का ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ई-रूपी वुड ऑफर फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, सेफ्टी एंड सेटलमेंट फाइनलिटी। हाँ, जैसे कि फिजिकल कैश होगा तो हो सकता है कि सेफ्टी, कोई चोरी करके ले जाए कुछ भी, लेकिन इसका तो क्या है, ये तो डिजिटल वॉलेट में स्टोर है, फिजिकली वो चोरी नहीं हो सकता, ठीक है। सेफ्टी भी है और सेटलमेंट भी फाइनली होगा। देन as in the case of cash, it will not earn any interest and can be converted to other forms of money like deposit with banks। हाँ, मतलब कि ये CBDC पे ऐसा नहीं है कि डिजिटल हम स्टोर कर रहे हैं तो इस पर कोई इंटरेस्ट या, ठीक है, कुछ ऑन होगा। हाँ, वो दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है और वो भी हम बैंक्स में उसका डिपॉजिट होगा क्योंकि वो डिजिटली हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। देन ये फिएट मनी है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, और लीगल टेंडर है या नहीं है। येस, व्हेन इट बिकम्स फुल्ली ऑपरेशनल, प्रेजेंटली इट इज़ इन ट्रायल स्टेज। अभी ट्रायल स्टेज में, जब वो फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिएट मनी भी हो जाएगा, लीगल टेंडर भी हो जाएगा। फिएट मनी क्योंकि सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, लीगल टेंडर हर कोई इसको ट्रांजेक्शन में यूज़ कर सकता है, नो वन कैन रिफ्यूज़, ठीक है। नाउ वी हैव ई-रूपाई। सो इट इज़ इशूड बाय NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो इन्होंने इशू किया है। ये एक डिजिटल गिफ्ट कार्ड है या SMS कोड है टू हेल्प बेनिफिशियरी डू शॉपिंग अवेल सर्विसेज, ठीक है। ये एक मनी को यूज़ करने का टूल है। ई-रूपाई वुड बी शेयर्ड विद द बेनिफिशियरीज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और एक्टिविटी बाय ऑर्गेनाइजेशन वाया SMS और QR कोड। जैसे पता है वो मिलता है, वो ऐसे वाउचर मिलता है
उसमें पहले से ही अमाउंट एंटर होता है कि 500 का वाउचर है. इफ़ आई एम गिविंग यू अ 500 रुपी वाउचर इफ़ आई एम टेलिंग यू टू गो एंड परचेस लक्ष्मीकांत, तो आप उससे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत ही खरीद पाओगे क्योंकि वो वाउचर वहीं पे वैलिड रहेगा 500 का. अगर मैं आपको पैसे देती तो आप उससे यू नो कोई चॉकलेट्स या पेस्ट्री खा लेते, लेकिन ये वाउचर मैंने उसमें डिटेल्स वहीं पे ट्रांजेक्ट होगा जहाँ पे लक्ष्मीकांत आप खरीदोगे तभी वो वैलिड होगा. वैसा काइंड ऑफ है ये. ठीक है. बेनिफिशियरीज के लिए होता है QR कोड वगैरह से हो सकता है. ये भी एक कॉन्टेक्टलेस है और इजी सेफ सिक्योर है. ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रखता है डिटेल्स को. एंटर ट्रांजेक्शन प्रोसेस थ्रू दिस वाउचर इज़ रिलेटिवली फास्टर एंड एट द सेम टाइम रिलायबल एज द रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ ऑलरेडी स्टोर. जितना अमाउंट का होगा वो ऑलरेडी स्टोर होगा ही. सो सेफ है, रिलायबल है. ठीक है, फास्टर भी है. और ये लीगल टेंडर और फाइट मनी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये करेंसी ही नहीं है. अब ये वाउचर होता है, वाउचर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है. ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है. ऐसा नहीं है वाउचर है उसमें 500 लिखा है मतलब उस 500 से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो. नहीं, अगर ऐसा होता तो वो करेंसी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये करेंसी नहीं है. सो फिएट मनी नहीं है, लीगल टेंडर भी नहीं है, बिकॉज ये करेंसी ही नहीं है. ई रुपये ध्यान रखना ये. ठीक है. देन वी हैव डिजिटल पेमेंट. इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. थैंक यू.